नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। यह पूरी दुनिया में जेरे बहस है और इसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं तिर रही हैं। रूस ने भी नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन जैसे छोटे देश से लड़ाई इतनी लंबी खिंच जाएगी। यूक्रेन ने नहीं सोचा होगा कि इस लड़ाई में अमेरिका उसके साथ नहीं आएगा। आखिर रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग हो रही है उसमें यह जानने की ज़रूरत आन पड़ी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति की ताकत क्या है, जिससे यूक्रेन रूस जैसे देश को चुनौती दे रहा था। यूक्रेन जो कभी यूएसएसआर संयुक्त सोवियत संघ का पार्ट था, वो आज रूस की सत्ता मानने को तैयार नहीं है। वह भी तब जब यूक्रेन के राष्ट्रपति पद पर जो शख्स विराजमान है वो पूरे यूक्रेन में राष्ट्रपति बनने से पहले एक नामचीन कॉमेडियन के रूप में जाना जाता था। तो आखिर उसका राजनीतिक कौशल, राजनय, उसकी रक्षा और उसके संबंध, उसकी ताकत क्या है, जिस बूते उसने रूस के जंग को इतना लंबा खींच दिया और वह इस बात पर डटा हुआ है कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। यूक्रेन की कमान संभाले प्रेसिडेंट व्लोदिमीर जेलेंस्की राष्ट्रपति बनने से पहले कॉमेडियन थे और कॉमेडी वाले टीवी शो बनाते थे, लेकिन अब रूस से टकराव के बीच वह युद्ध के हीरो बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जेलेंस्की के हाथों में यूक्रेन की कमान केवल 3 साल पहले 2019 में आई है। इससे पहले वे एक टीवी शो के व्यंगकार थे। 25 जनवरी 1978 को वोलोदिमीर का जन्म क्रीवी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जेलेंस्की के पिता प्रोफेसर थे। उनके दादा ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। जब वो छोटे थे तो उनका परिवार एडरनेट मंगोलिया में शिफ्ट हो गया। जेलेंस्की ने यहीं से अपनी स्कूल की पढ़ाई की। इसके बाद कीव नेशनल इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की पत्नी का नाम ओलेन जेलेंस्की है। दोनों के बच्चे भी हैं। कॉलेज की पढ़ाई के साथ ही साथ जेलेंस्की थिएटर भी करने लगे थे। उन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाया था। 1997 में एक परफॉर्मर ग्रुप्स के टेलीविजन फाइनल में दिखाई दिए। युवावस्था के दौरान वो रूसी टीवी पर कॉमेडी शो के नियमित तौर पर शामिल हुए। साल 2003 में उन्होंने एक टीवी प्रोडक्शन कंपनी बनाई जो कॉमेडी टीम क्वार्टल 95 के नाम पर थी। उनकी कंपनी ने यूक्रेन के 1+1 नेटवर्क के लिए शो बनाए। 1910 के दशक में उनका कैरियर टीवी और फिल्मों में बहुत अच्छा चल रहा था। 2009 में उन्होंने लव इन द बिग सिटी और 2012 में उन्होंने जेलेंस्की बनाम नेपोलियन नाम की 2 फिल्में बनाई जिसने उन्हें खूब शोहरत दी। 2014 यूक्रेन के लिए उथल पुथल का साल था। कई महीनों चले प्रदर्शन के बाद यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को सत्ता से हटा दिया गया। इसके बाद रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। देश के पूर्वी हिस्से में अलगाववादी लड़ाकों का समर्थन किया। इन घटनाओं के 1 साल बाद सर्वेंट ऑफ पीपुल धारावाहिक 1+1 नेटवर्क पर प्रदर्शित हुआ। इसमें वसीली गोरोबोडको नामक एक टीचर का किरदार दिखाया गया जिसने इतिहास टीचर से लेकर के राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया था। यह किरदार जेलेंस्की ने ही निभाया था। इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक बच्चा इतिहास के एक टीचर का वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देता है जिसमें वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे होते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होता है और इसके बाद वो अचानक देश के राष्ट्रपति बन जाते हैं। यह सीरियल बहुत हिट हुआ था। टीवी सीरियल से जनता के बीच लोकप्रिय हुए जेलेंस्की शांति और साफ राजनीति के वायदे के साथ राजनीति में आए। अपनी पार्टी का नाम सर्वेंट ऑफ द पीपल रखा उन्होंने। जेलेंस्की ने 2019 के चुनाव में 73% मत हासिल किया और यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। जेलेंस्की का चुनाव अभियान सोशल मीडिया पर काफ़ी टिका रहा। उनका उद्देश्य इस माध्यम से युवा मतदाताओं को प्रभावित करने का था। जेलेंस्की ने अभियान, रैलियों और साक्षात्कारों से परहेज किया, लेकिन वो टीवी पर दिखाई देते रहे। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उनके भाषणों ने देश में बदलाव की बढ़ती मांग को बढ़ाया। जेलेंस्की ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति पेत्रो पोरोशेंको को हरा दिया और 20 मई 2019 को यूक्रेन के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। राष्ट्रपति बनने के बाद जेलेंस्की ने 2014 से देश के पूर्व में जारी गृह युद्ध को समाप्त करने का वादा पूरा करने की कोशिश की। शुरुआत में उन्होंने समझौता करने का प्रयास किया। उन्होंने रूस से बात की, कैदियों की अदला बदली की। उन्होंने शांति समझौते की प्रक्रिया को लागू करने के प्रयास किए। इसे मिन्स्क समझौता कहा जाता है। हालांकि यह समझौता कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाके में रह रहे लोगों को रूस का पासपोर्ट देने की घोषणा कर दी। इससे रूस और यूक्रेन के रिश्तों में खटास आनी स्वाभाविक थी, लेकिन इसके बाद भी
इन दोनों देशों के बीच में जुलाई 2020 में एक संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन जेलेंस्की ने यह कोशिश शुरू कर दी कि उन्हें नाटो और यूरोपीय संघ की सदस्यता मिल जाए। यह बात रूस के पुतिन को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इससे रूस को यह भय हो गया कि उसके आसपास उसके विरोधियों को एक जगह मिल जाएगी, एक अड्डा मिल जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव से पहले जेलेंस्की ने वादा किया था कि वो राजनीति से अरबपतियों के दबाव और प्रभाव को अलग कर देंगे, लेकिन एक अरबपति मीडिया टाइकून मालिक इहोर कोलोमोइस्की के साथ उनके संबंध बने रहे। इसकी काफ़ी आलोचना हुई। कोलोमोइस्की ने जेलेंस्की के चुनाव अभियान का समर्थन भी किया था, हालांकि उनकी सरकार ने देश के सबसे बड़े अमीरों को निशाना बनाया। इसमें रूस समर्थक विपक्षी नेता विक्टर भी शामिल हैं। विक्टर पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। जेलेंस्की एक कानून लेके आए जिसके तहत अमीरों को परिभाषित किया गया और अमीरों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने पर रोक लगा दी गई। जेलेंस्की के प्रोडक्शन हाउस क्वार्टल 95 के सदस्य नई सरकार में सलाहकार बन गए। जुलाई 2019 में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बिडेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में जेलेंस्की का सहयोग मांगा था। बिडेन डेमोक्रेटिक की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। इस जांच में सहयोग के बदले ट्रंप ने जेलेंस्की को वाशिंगटन यात्रा और अमेरिका की सैन्य मदद का भरोसा दिया था। यह मामला बहुत विवादित हुआ। हालांकि अब जेलेंस्की पर बिडेन की चापलूसी करने के आरोप हैं। जेलेंस्की के साथ एक विवाद पेंडोरा पेपर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है। पेंडोरा पेपर्स में दुनिया के छिपे हुए अमीरों और उनकी अकूत संपत्तियों के बारे में जानकारी मुहैया कराई गई है। पेंडोरा पेपर्स से इस बात का खुलासा हुआ कि जेलेंस्की और उनके आसपास रहने वाले तमाम लोगों के नाम भी इस पेपर में हैं और इन लोगों ने अकूत संपत्ति दुनिया के अलग अलग देशों में जमा कर रखी है। उधर पुतिन जेलेंस्की से नाराज चल रहे थे, इधर पेंडोरा पेपर्स का मामला खुला। इसको लेकर के यूक्रेन में जेलेंस्की के खिलाफ अलग अलग इलाकों में नाराजगी का दौर शुरू हो गया और इस मौके का फ़ायदा उठा करके रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और अब युद्ध जारी है। ना तो यूक्रेन झुकने का नाम ले रहा है और ना ही रूस हटने का नाम ले रहा है। अंदेशा विश्व युद्ध का जताया जा रहा है, पर इतना ज़रूर है कि इस युद्ध में जो भी हार जीत होगी उसके लिए पुतिन और जेलेंस्की ही जिम्मेदार माने जाएंगे। इनकी अपनी हठधर्यता जिम्मेदार मानी जाएगी और जिस तरह दुनिया का आने वाले समय में नया समीकरण बदलेगा उसके लिए भी यही दोनों जिम्मेदार माने जाएंगे और यह इतिहास बताएगा कि किसी भी शासक की हठधर्यता कितना नुकसान या कितना फ़ायदा कर सकती है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।